हाय ऑल, होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक था हमारा पीएफ, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन, रेट्स, कैलकुलेशन, इन सभी पर बातें कर ली थी। साथ में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, इन सभी पॉइंट्स पर भी हमारी बातें हो गई थी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नए डिस्कशंस के साथ। तो चलिए फटाफट से समझेंगे। देखिए, जब पीएफ लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है अंडर पीएफ लॉ। लेकिन एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हम पीएफ में रजिस्ट्रेशन सिर्फ तब करा सकते हैं जब हम पर लॉ एप्लीकेबल हो चुका है। हम पीएफ में रजिस्ट्रेशन तब भी करा सकते हैं अगर हम पर पीएफ लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर लॉ एप्लीकेबल हो गया है और हम तब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। और अगर हम पर लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ है तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब व्हेन एक्ट बिकम एप्लीकेबल, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 और मोर है और आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। वॉलंटरी जब आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 से कम है, यानी अप टू 19 है, और आप पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो आप जब चाहें तब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिकॉज आप अपनी मर्जी से करा रहे हैं, इसीलिए हम इसको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और इसको लेकर के कोई टाइम लिमिट जैसा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जब कराएंगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दैट इज टोटली ऑनलाइन एंड पेपरलेस। पीएफ के लिए जो पोर्टल है दैट इज epfindia.gov.in, लेकिन हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो इस पोर्टल पे नहीं होता। पहले इसी से होता था, बीच में सरकार ने कुछ अपने सिस्टम में बदलाव किया और उन्होंने एक नया पोर्टल हमें दिया जहां पर हम कंबाइंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड दैट इज श्रम suvidha.gov.in। इस पर हम कंबाइंड रजिस्ट्रेशन लेते हैं। कंबाइंड का मतलब यहाँ पर आप पीएफ और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन एक साथ ले सकते हैं, और भी कुछ लेबर लॉ से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन होते हैं वो भी आप इस पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो आपको फर्दर वर्किंग्स के लिए, पीएफ से रिलेटेड वर्किंग के लिए पीएफ के पोर्टल पर, और मैंने बताया कि आपको कंबाइंड रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो ईएसआई से रिलेटेड ईएसआई पोर्टल पर आपको काम करना होगा। तो अभी हमारा टॉपिक पीएफ का चल रहा है, तो इसीलिए हम पीएफ पर ही अपना फोकस रखेंगे। बस ये मैंने आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। तो चलिए जी, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब पॉइंट आता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पोर्टल पे हम ऑनलाइन जो प्रैक्टिकली कैसे होता है, ये सब मैं आपको आगे बता करके चलूंगा। इसके लिए भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। तो देखिए, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, सबको सबमिट कर देते हैं, तो हमें जो नंबर अलॉट होता है उसका कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है। फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड, नेक्स्ट 3 डिजिट लोकेशन कोड, और उसके बाद 7 डिजिट न्यूमेरिकल और लास्ट 3 जीरो एज एक्सटेंशन कोड होता है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बताया। बाकी डिपार्टमेंट अलग अलग, जो भी जिस एरिया या स्टेट से बिलोंग करता है उसके लिए जो उनका अलग कॉम्बिनेशन है, वो उस कॉम्बिनेशन से बेस्ड पीएफ कोड कंपनी को दे देते हैं। जैसे गुड़गांव है, हरियाणा में आता है, तो नॉर्मली तो एचआर जीजीएन होना चाहिए, बट गुड़गांव के लिए पीएफ डिपार्टमेंट उसे एक अलग एरिया कंसीडर करते हुए जीएन वर्ड यूज करता है, तो वो उनके अपने इंटरनल कोड्स हैं। चलिए जी, आफ्टर रजिस्ट्रेशन we will get the login credential on email, on registered email from the PF department. हमें एक ईमेल रिसीव होती है और उस ईमेल में हमें पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से
लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन जो हमारा हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन लेटर मिलता है, और फिर हम इस पोर्टल पे अपनी फर्दर वर्किंग्स के लिए लॉगिन कर सकते हैं। इतनी सारी चीजों के बाद अब पॉइंट आता है हमारा कि आखिर हमें एज बीइंग एन एम्प्लॉयर, यानी कि अपने आप को कंपनी समझते हुए या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि एचआर समझते हुए आप अपने आप को, हमें मंथली क्या क्या वर्किंग्स करनी होंगी। अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जो मंथली वर्किंग्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा है, मैं अगर कहूँ तो स्टेप 1, जिसको मैं कहूंगा कि आपको पेरोल प्रोसेस करना होगा, सैलरी प्रोसेस करनी होगी, यानी कि मंथली पेरोल और सैलरी प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन, जिसमें हम एम्प्लॉय की तरफ से उसकी सैलरी बनी है उस पर जो पीएफ डिडक्ट होना है, यानी एम्प्लॉय का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसे डिडक्ट करेंगे, जो कि आप जानते हैं उसने कितनी ग्रॉस सैलरी अर्न की, उसमें से क्या क्या डिडक्शंस हुई, नेट सैलरी क्या है जो उसको हम उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर पीएफ कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं जो हम एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करते हैं। स्टेप 2 में हमें कैलकुलेशन करनी है उस पीएफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट की जो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाएगा। और जब हमारे पास बोथ साइडेड कंट्रीब्यूशंस की कैलकुलेशन होगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप 3। अब देखिए, जो स्टेप 3 मैंने यहां पे रखा है इसको समझिएगा। वैसे ये स्टेप 3 से मैं इसको हटा करके साइड में एक स्टेप बनाऊंगा, इसको मैं यहां रखता हूं और इसको स्टेप 3 की बजाय मैं कहूंगा इसको ये हमारा स्टेप 1A मान लीजिए, इसको हम स्टेप 3 कर देते हैं। जो हमने कैलकुलेशन की है बोथ साइडेड कॉन्ट्रीब्यूशंस की, हम उस कैलकुलेशन के बेस पर एक डिटेल्ड शीट तैयार करेंगे, जिस डिटेल्ड शीट में हमें ये बताना होगा कि हमारे किस एम्प्लॉय का कितनी तो सैलरी बनी है उस मंथ में और कितना कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी से डिडक्ट करा गया है, मतलब एम्प्लॉय पार्ट है, और कितना कंपनी ने दिया है, मतलब कंपनी पार्ट है। और वो एक कंप्लीट डिटेल शीट बना करके, पहले तो ये मैन्युअली पीएफ डिपार्टमेंट में जाकर जमा करानी होती थी, पेमेंट करनी होती थी, बट अब सब कुछ ऑनलाइन है। तो उस ऑनलाइन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमें पहले वो डिटेल शीट बनानी होती है, जिसे हम आज की डेट में बोलते हैं ECR शीट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि वो शीट हमारे लिए 2 काम करेगी, चालान भी और रिटर्न भी। यानी कि उसी शीट के द्वारा हमारा चालान भी प्रिपेयर हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। अब रिटर्न को लेकर के नॉर्मली हम इंग्लिश में समझते हैं जैसे मानो कुछ वापस आना है, बट नहीं। आप कंप्लायंस की लैंग्वेज में इसका मतलब हमेशा समझ के चलेंगे हिसाब, यानी कि हम हिसाब दे रहे हैं, यानी कि हम पीएफ डिपार्टमेंट को उस शीट के जरिए ये हिसाब दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी कंपनी में किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी और हमने कितना पीएफ काटा, कितना कंपनी ने दिया, टोटल इतना बना और ये हमने जमा करा दिया। क्लियर है? हिसाब ही बोलेंगे इस चीज को। तो बस कंप्लायंसेस की लैंग्वेज में जो मैं अगर हिंदी में हिसाब बोल रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न। यानी कि हम पीएफ डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब वो रिपोर्ट शीट देंगे जिसमें सारा हिसाब किताब। तो समझिए, इसी ECR शीट से हम एक तो पीएफ डिपार्टमेंट को सारा हिसाब दे देंगे, ऑनलाइन अपलोड कर देंगे जब इस शीट को, और उसी के आधार पर आपका चालान प्रिपेयर हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जिसके बेस पर हम आगे पेमेंट कर देंगे जितना भी अमाउंट बनता है उसकी। चलिए, अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे हम। उससे पहले एक और चीज हमें समझनी है, और वो ये है कि जो हम शीट बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए कैलकुलेशन तो हम सीख चुके हैं, एम्प्लॉय की सैलरी से कैसे डिडक्शन होगी, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। मैं बस एक बार आपको थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूँ।
हमने अपने बीते सेशंस में इस बात पर पूरी तरह से काम किया था। देखिए ये था हमारा पार्ट कि एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से कितना परसेंट किस स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, एडमिन चार्जेस कितने होंगे, पेंशन में कितना जाएगा, ईडीएलआई में क्या जाएगा। फिर कैलकुलेशन को लेकर के हमने सीखा था मैंडेटरी, मतलब हम किस किस को कितना देंगे, स्टैट्यूटरी, वॉलंटरी। तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। अगर आप नहीं वो वीडियो अभी तक देख पाए हैं तो पहले उसको रेफर कर लीजिए प्लीज, जिसके बाद आप इसे आगे समझ पाएंगे। और अगर वो वीडियो अब तक नहीं मिली है आपको, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, और वो है bp@megara.co.in। आप इस पर मुझे ईमेल लिख सकते हैं, आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो भी हमारा डिस्कशन पहले हुआ या अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो भी आप अपनी डाउट या क्वेरी को मुझे इस ईमेल पर लिख देंगे, या हमारा जो क्वेरी सेशन होगा लाइव उसमें आप क्वेरी पूछ लेंगे। अभी के लिए फिर आप अपनी क्वेरी को अपनी नोटबुक में कहीं भी नोट कर लीजिए, जिससे कि आप उसे भूल ना जाए। तो चलिए जी आगे बात करते हैं अब इसके। तो मैं आपको बता रहा था कि स्टेप 1 में जो पेरोल प्रोसेसिंग है, पेरोल कैसे बनाया जाता है, सैलरी कैसे प्रोसेस की जाती है, इसके लिए हमारा एक प्रॉपर टॉपिक है पेरोल प्रोसेसिंग, वहां सीखेंगे। हाँ, पीएफ की कैलकुलेशन हम अपने इस टॉपिक में अभी तक सीख चुके हैं। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं उस डिटेल शीट की कि वो कैसे बनेगी, जिसको हमने ईसीआर शीट का नाम दिया है। तो चलिए मैं आपको ईसीआर शीट की तरफ लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब हम वो डिटेल शीट बनाएंगे, एम्प्लॉय वाइज बनाएंगे, तो देखिए पॉइंट ये आता है, उसमें हमें अपने हर एम्प्लॉय का नाम लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी थी, उसका कितना पीएफ था, ये सारी बात है। चलो पहले मैं एक बार आपको उसका फॉर्मेट दिखाता हूँ। देखिए जी, ये मैं आपके सामने जो हमारी ईसीआर शीट है वो रख रहा हूं। समझिए, ये जो शीट फिलहाल आपके सामने है, इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है। मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। और हाँ, जो हमने पीएफ की कैलकुलेशन सीखी थी अपने पिछले सेशंस में, उसके बाद आपको ये शीट बिल्कुल भी नई नहीं लगेगी, बहुत ही आसान दिखेगी। तो चलिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि इस शीट में टोटल 11 कॉलम्स होते हैं। तो देखिए कॉलम्स की काउंटिंग के लिए मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर करके दिखाया है। तो ये हमारा पहला कॉलम होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि टोटल कितने 11 कॉलम्स हैं। यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है पीएफ डिपार्टमेंट को, वो इस शीट के 11 कॉलम्स में फिल करके देगी। ना इससे ज्यादा होंगे ना इससे कम, अनटिल अनलेस जब तक डिपार्टमेंट अपने इस शीट के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं करता है। अगर वो कोई चेंज करते हैं देन डेफिनेटली हमारी शीट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हमारे अब उन कॉलम्स का नेम क्या होगा। तो चलिए साहब, पहले कॉलम का नेम होता है आपके का यूएएन, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि ये एम्प्लॉय का पीएफ डिपार्टमेंट के साथ अकाउंट नंबर है, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि ये वन टाइम अलॉट होता है फॉर अ लाइफ टाइम, और वो जी मर्जी कितनी भी कंपनियों में चेंज कर ले अपनी जॉब, सभी जगह यही नंबर यूज होता रहेगा उसका। उसके बाद नेक्स्ट है उसका नेम, एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद उसकी उस महीने की ग्रॉस वेजेस जो उसने अर्न की है। फिर उसके बाद, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, पीएफ वेजेज जिस पर पीएफ की कैलकुलेशन होगी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा और फिर यहां वापस लाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन भी इसी पैटर्न पर डिस्कस करके आए थे। तो चलिए जी, जो हमारी कैलकुलेशन थी, मैं एग्जांपल पर ही आ जाता हूँ। ये था हमारा मैंडेटरी का, जिसमें हमने एम्प्लॉइज के नेम लिए थे, कुछ सैलरी एज एन एग्जांपल ले ली थी, और फिर हमने क्या किया था, कैलकुलेशन प्रिपेयर की थी। तो हमने एक कॉलम रखा था पीएफ वेजेज का, जिसको हम कह रहे थे कि ये वो वेजेज है जिस पे पीएफ कैलकुलेट होगा। फिर नेक्स्ट कॉलम था ईपीएस वेजेस का, मतलब कि ये वो कॉलम है जिस पे ईपीएस कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट है ईडीएलआई वेजेस का, दैट मीन जिस पर ईडीएलआई कैलकुलेट होगी। और फिर उसके बाद थे
कंट्रीब्यूशन अमाउंट कि ये एम्प्लॉय का पीएफ है 12%, जो कि हमने पीएफ वेजेस पर कैलकुलेट किया था। ये पेंशन अमाउंट है जो कि पेंशन अमाउंट पर कैलकुलेट हुआ था। एम्प्लॉयर साइड का जो कंट्रीब्यूशन रहता है 8.33 और ये बैलेंस था एम्प्लॉयर साइड का पीएफ 3.67%। तो ये हमने कैलकुलेशन सीखी थी। आई होप आपको क्लियर होगी। अगर नहीं है तो मैं फिर कहूंगा एक बार फिर से आप उस वीडियो को रेफर करिए जिसमें मैंने आपको ये कैलकुलेशन सिखाई है और उसके बाद फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको क्लियर है तो जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं वो समझ आएगा। तो चलते हैं वापस ईसीआर शीट की तरफ। तो देखिए यहाँ आप उसको जो उसने उस महीने में ग्रॉस सैलरी अर्न की है वो लिखेंगे और यहाँ उसकी पीएफ वेजेस जिस पर पीएफ कैलकुलेट होगा। दैट मीन सिंपल, इसमें से आपको मैंने क्लियर कहा था एचआरए छोड़ दीजिए, जो बचा सब कुछ उसका पीएफ वेजेस के लिए कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। सेम ईपीएस वेजेस, ईडीएलआई वेजेस और फिर कैलकुलेशन एम्प्लॉय ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रेमिटेड, यानी कि एम्प्लॉय वाला पार्ट पूरा का पूरा 12%, ईपीएस कंट्रीब्यूशन रेमिटेड 8.33% वाला पार्ट एम्प्लॉयर की तरफ से जो पेंशन वेजेस पर कैलकुलेट करोगे, एंड द नेक्स्ट एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रेमिटेड यानी एम्प्लॉयर वाला पीएफ वाला पार्ट 3.67% जिसे हम बैलेंस करके लेते थे। तो अगर हम देखें तो हमारे जो 9 कॉलम है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, यानी कि यहाँ यूएन नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका नेम, ग्रॉस वेजेस, बाकी सारी कैलकुलेशन हमने सीखी थी। एंड नाउ बचते हैं सिर्फ 2 और कॉलम जो हमारे लिए नए हैं। तो एक है हमारे लिए एनसीपी डेज, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड। मतलब सिंपली मैं कहूं तो छुट्टियां, वो छुट्टियां जिनके लिए पेरोल प्रोसेस करते समय कंपनी ने सैलरी डिडक्ट की है। देखिए छुट्टियां भी 2 तरह की होती हैं। एक तो वो छुट्टी जिसके लिए आपको पे किया जाता है, सैलरी मिलती है, जैसे कि आपके वीक ऑफ हो गए, पब्लिक हॉलीडेज हो गई, पेड लीव हो गई, कोई भी सिक लीव, कैजुअल लीव हो गई, तो वो तो सारी पेड होती हैं, उनको नहीं कंसीडर करेंगे आप यहाँ, क्योंकि उनके लिए तो आपको सैलरी मिली है और सैलरी मिली है दैट मीन्स उस पर पीएफ कैलकुलेट हुआ भी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब आपको सैलरी नहीं मिली, उन छुट्टियों की जिनके लिए आपको सैलरी नहीं मिली, दैट मीन्स कि जो अमाउंट नहीं मिला आपको, जो डिडक्ट हुआ है, जिस पर पीएफ नहीं जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इसको नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड। मान लो महीने में आप 4 दिन छुट्टी पर रहे और 4 दिन के लिए सैलरी कटी, मान लो 4 दिन के लिए 2,000 रुपए सैलरी कटी, 15,000 सैलरी थी, 13,000 रुपए सैलरी, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, तो आपका पीएफ 13,000 रुपए तो ही जाएगा। तो 2,000 रुपए जो नहीं गया वो एक तरह से किस लिए नहीं गया, क्योंकि आप छुट्टी पर थे और आपकी सैलरी कटी। तो जो 4 दिन थे वो आपकी एक तरह से क्या हो गए, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड हो गए, कि उन दिनों के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है। तो एनसीपी डेज मीन्स छुट्टियां, वो छुट्टियां जिनके लिए आपकी सैलरी डिडक्ट हो रही है, लॉस ऑफ पे। चलिए जी, आखिरी कॉलम है रिफंड ऑफ एडवांसेस। कई बार हमसे टाइपिंग एरर हो सकती है। मान लो हम किसी का कंट्रीब्यूशन 1500 लिख रहे थे और गलती से 5100 लिख गया, या कुछ केसेस में अगर आपने कोई एडवांस जमा करा रखा है तो उसको फिर हम, या इस सिचुएशन में जो हमारा एक्स्ट्रा चला गया उसको हम रिफंड डिमांड करते हैं कि जी हमारा वो पैसा एक्स्ट्रा चला गया है उसे वापस दे दीजिए, जो कि नॉर्मली तो होता नहीं है बट पॉसिबली हो सकता है। पॉइंट आता है कि सर जो 1500 की जगह 5100 चला गया गलती से, उसको एडजस्ट करवा लें आगे, नहीं एडजस्ट नहीं होगा। डिपार्टमेंट आपको हिसाब क्लियर रखता है कि जो जिस महीने का उस महीने का जमा करो, कभी ज्यादा आ गया तो वापस ले जाओ, और अगर आपने कम दिया है तो हमें एक्स्ट्रा उतना दे दो, और देरी कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी साथ में दो। तो चलिए ये थे हमारे 11 कॉलम जो हमारी ईसीआर शीट के थे। नेक्स्ट आते हैं कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का यहाँ पर मतलब है कि ये जो कॉलम है जैसे यूएन नंबर, तो हम उसमें कितने डिजिट इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो सिंपल है, यूएएन नंबर 12 डिजिट होता है, तो हम यहाँ पर 12 डिजिट न्यूमेरिकल ही फिल कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है 12 डिजिट ओनली न्यूमेरिकल्स, और वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली आप 12 टाइम्स 0 नहीं लिख सकते क्योंकि जो यूएन नंबर हो ही नहीं सकता वो। इसी तरह मेंबर नेम 85 डिजिट या कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, और ओनली कैरेक्टर्स, नो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड। और जितनी भी अमाउंट से रिलेटेड है, चाहे आपका ग्रॉस वेजेस हो, पीएफ वेजेस, पेंशन वेजेस, ईडीएलआई वेजेस या कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स हो, सभी में जो आपको डिजिट की लिमिट अलाउड की गई है दैट इज 10 डिजिट, और वो भी सिर्फ नंबर्स, वो भी विदाउट डेसिमल और बिना बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के। ध्यान रखिएगा, यानी कि उस कॉलम में जहां पर आपको कोई भी वेजेज या कंट्रीब्यूशन अमाउंट लिखना है
वहां मैक्सिमम 10 डिजिट तक लिख सकते हैं, जो कि अपने आप में इनफ है। और दूसरा, सिर्फ नंबर्स, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, विदाउट डेसिमल, विदाउट स्पेशल सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद एनसीपी डेज के लिए देखिए सिर्फ 2 डिजिट ही अलाउड है। सिंपली एक बंदा ज्यादा क्या होगा, 30 दिन के 30 दिन छुट्टी पर रह सकता है, तो 302 डिजिट के अंदर ही कवर हो गया। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर ये है वेदर मैंडेटरी, मतलब कि आपको क्या वो इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। तो देखिए जब आप शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका यूएन नंबर देना जरूरी है, उसका नेम देना जरूरी है। लेकिन बाकी जिनके लिए नो लिखा है, इसका मतलब ये ना समझे कि वो देना जरूरी नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है, मान लो अब एक बंदा पूरे महीने छुट्टी पर, उसने कुछ भी अर्न नहीं किया, तो ग्रॉस वेजेस तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पर कहने का मतलब है, मैं ये कहूंगा, इफ इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल एंड अवेलेबल देन वी हैव टू एंटर। तो चलिए साहब, इस तरह से हमने अपनी ईसीआर शीट के बारे में समझा। ध्यान रखेंगे टोटल 11 कॉलम्स होते हैं, किस कॉलम का क्या नाम है, किस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और सीक्वेंस भी फिक्स रहेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते आगे पीछे कि चलो यूएन को बीच में ले लेते हैं, ईडीएलआई वेजेस को पहले, नो, जो भी आपको प्रोसेस सीक्वेंस जो भी आपको यहाँ दिख रहा है, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करके चलना होगा। चलिए साहब, तो इस शीट में आप अपनी ईसीआर शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात, यहाँ जो यूएएन नंबर है, पॉइंट आता है जब आप ये शीट प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास तो फिर जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं जिनका पीएफ डिडक्ट एंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबका यूएन होना चाहिए। तो अब इस पॉइंट से कनेक्टेड मैं एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपके साथ और डिस्कस करूंगा। चलिए तो उस तरफ लेके चलता हूँ। वो ये कि जब हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया था और उसके बाद हम अपनी मंथली वर्किंग्स की बात कर रहे थे, तो मैंने जो स्टेप 1A रखा है वो यही था कि हमारे पास एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब हमने पीएफ का रजिस्ट्रेशन कराया उस वक्त, और उसके बाद रेगुलरली जितने भी एम्प्लॉइज हैं और आगे आते रहेंगे, हमें उन सबको पीएफ के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। लेकिन रजिस्टर करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमारा जो एम्प्लॉय है उसके पास पहले से यूएएन नंबर है या नहीं। अगर उसके पास पहले से यूएएन नंबर है तो हम सिर्फ उसको अपने पोर्टल में ऐड करेंगे, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे और सबमिट कर लेंगे, जिससे कि वो उस डेट के बाद से हमारा एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा और हम उसके लिए कंट्रीब्यूशन जमा कराने के लिए लायबल होंगे। और जिसके लिए या जिस एम्प्लॉय के पास पहले से यूएएन नंबर नहीं है, उसे हम प्रॉपर रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे उस एम्प्लॉय के लिए, सबमिट करेंगे, जिसके बेस पर जिसके बाद उसके लिए यूएएन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो देखिए, रजिस्टर द ऑल न्यू ज्वाइनिंग या एम्प्लॉइज, तो 2 कैटेगरी चेक करना है, हु ऑलरेडी हैव पीएफ कोड यानी यूएएन नंबर, और नंबर 2 न्यू टू पीएफ या नॉट हैविंग यूएएन नंबर। तो जिनके पास पहले से पीएफ नंबर है उनको हम, मैंने बताया, अपने पोर्टल पे क्या करेंगे, जस्ट ऐड करेंगे। मैं सिखाऊंगा कैसे ऐड करेंगे। और जिनके पास पहले से पीएफ नंबर नहीं है उनको हम अपने पोर्टल पर प्रॉपरली रजिस्टर करेंगे एंड विल जनरेट द यूएएन। तो इस हिसाब से हमारे पास हमारे सभी एम्प्लॉइज के यूएएन नंबर अवेलेबल हो जाएगा, और जिसके बाद ही हम अपनी वो ईसीआर शीट जो मैंने अभी फॉर्मेट आपको दिखाया था, जिसका सबसे पहला कॉलम ही यूएन नंबर फिल करने का है, हम प्रिपेयर कर पाएंगे। हम कभी भी विदाउट यूएन नंबर किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ काट के और इस शीट में ब्लैंक यूएन नंबर छोड़ करके नहीं जमा करा सकते। सो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हर एम्प्लॉय के पास यूएन होना जरूरी है, ये चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ऐड करेंगे, नहीं है जनरेट कराएंगे, देन यहाँ उसकी एंट्री डाल के हम उसका रेगुलर पीएफ जमा कराते रहेंगे हर महीने। अब ये जो हमने ईसीआर शीट प्रिपेयर करी थी, तो देखिए, प्रिपेयर द ईसीआर शीट हमारे उस प्रोसेस का पहला पार्ट, जो कि मैंने आपको ईसीआर शीट एक्सप्लेन करी है, वो आप एक्सेल में, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, उस शीट में प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर जो लोग पेरोल के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पेरोल प्रोसेसिंग के बाद ये ईसीआर शीट उनके सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होकर के जनरेट हो जाती है। चलिए सर, उसके बाद सॉफ्टवेयर से जो शीट जनरेट हो जाती है वो एक्सेल में भी हो जाती है जनरेट, और उस फॉर्मेट में भी जनरेट हो जाती है जिस फॉर्मेट में हमें पीएफ के पोर्टल पर उसे अपलोड करना रहता है।
और अगर हम एक्सेल की बात करें तो ठीक है, एक्सेल में आपने प्रिपेयर करी और उसके बाद आपको उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन टू टेक्स्ट फॉर्मेट। यानी ये टेक्स्ट फॉर्मेट वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपकी बनाई हुई ईसीआर शीट पीएफ के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और पोर्टल उसे एक्सेप्ट करेगा। पॉइंट आता है सर क्या एक्सेल को एक्सेप्ट नहीं करता? नहीं, सॉफ्टवेयर जो पीएफ डिपार्टमेंट वालों का अपना वेब सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने इस तरह से तैयार किया है कि उस पर जो शीट एक्सेप्ट होगी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगी। मैं आपको उससे कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए साहब, अगर हमने अपनी ईसीआर शीट प्रिपेयर कर ली, चाहे किसी भी तरह से एक्सेल या सॉफ्टवेयर के थ्रू, टेक्स्ट में तैयार हो गई, और फिर हम उसे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए हमें पोर्टल पे जाना पड़ेगा www.epfindia.gov.in, और हमारे पास जो लॉगिन डिटेल है उनके साथ लॉगिन करेंगे और वहां अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो अपलोड होने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन हमें वहां पे वेरीफाई करनी है, क्रॉस चेक करनी है, और जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएंगी, क्रॉस चेक हो जाएंगे और आप ओके हो, शीट वैलिडेट हो जाएगी, तो आपका चालान ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। और जो चालान ऑटोमेटिक प्रिपेयर होगा, आपको उस चालान को भी कंफर्मेशन देनी है और उसमें कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, एंड आफ्टर दैट आप उस चालान को कंफर्म कर देंगे और जनरेट कर देंगे। और चालान जैसे आप जनरेट करेंगे तो फिर आपको उसकी पेमेंट करनी है, और पेमेंट ठीक उस तरीके से हो जाएगी, बहुत सिंपल, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, बैंक सेलेक्ट करेंगे, क्रेडेंशियल्स डालेंगे बैंक के अपने और पेमेंट कर देंगे, जिसमें आपको ना कोई बैंक डिटेल फिल करनी है जिसको पे कर रहे हो, ना अमाउंट फिल करना है, एवरीथिंग विल बी ऑटो फिल्ड, जस्ट ऑथेंटिकेट फ्रॉम योर बैंक। और ये पेमेंट आपको हर महीने की 15 तारीख या उससे पहले करनी होगी। अगर आप उससे लेट होते हैं तो आपको इंटरेस्ट एंड लेट फीस वगैरह लगेंगे। तो चलिए साहब, ये था हमारा मंथली प्रोसेस जो मैंने आपको ईसीआर शीट भी समझाई है। हाँ, अब मैं आपको एक टास्क दूंगा और उस टास्क को आप मुझे प्रिपेयर करके शेयर करेंगे। मैंने आपको ईमेल आईडी बताई, इस ईमेल आईडी पर, जिसे मैं चेक करूंगा और कोई भी डाउट होगा साथ में आप मुझे भी पूछेंगे। और वो टास्क ये है कि जो ईसीआर शीट का मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया है, इसमें आप ऐसे मान लीजिए, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ डिलीट कर देंगे जो इंस्ट्रक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, सिर्फ आप वो हेडिंग्स लिखी रहने देंगे जो हमारी शीट की हेडिंग्स हैं। और आप जानते ही हैं यूएन 12 डिजिट होता है, तो 10001001234 इस तरह से 12 डिजिट यूएन हो गया। और उसके बाद आप इसको, उसका नेम में आप कुछ भी, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने कैलकुलेशन के टाइम पे जो शीट प्रिपेयर की थी, सो जस्ट पिक एनी वन, स्टैट्यूटरी या मैंडेटरी, और उसके हिसाब से नेम में यही रख लीजिए। ये जो सैलरी थी इनको आप ग्रॉस कंसीडर कर लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली जो पीएफ पेंशन वेजेस जिस हिसाब से थी उस हिसाब से आप ये शीट प्रिपेयर करेंगे। और प्रिपेयर करने के बाद मुझे शेयर करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि उसे कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हम उस शीट को पीएफ के पोर्टल पर अपलोड कर सकें, चालान प्रिपेयर कर सकें और पेमेंट करके अपना मंथली पीएफ का काम कंप्लीट कर सकें। सो दिस इज योर टास्क। ओके, प्रिपेयर करने के बाद आप मुझे शेयर करेंगे उस शीट को ऑन ईमेल आईडी जो मैंने आपको बताई भी है, bp@megara.co.in। चलिए जी, कोई भी डाउट आएगा वो भी आप मेरे से पूछ लेंगे, और साथ में आपने जो शीट प्रिपेयर किया उसे मैं चेक कर लूंगा कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो अभी हम अपने इस वाले सेशन को आपकी प्रैक्टिस तक और प्रैक्टिस शीट आने तक के लिए अभी के लिए यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। इसके आगे की बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, तब तक के लिए कोई भी डाउट है आप मुझे मेल पे लिखते रहेंगे, मैं आपको जवाब देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।